बात करेंगे ट्विशा शर्मा की डेथ मिस्ट्री की, जिसमें आज का दिन सबसे अहम माना जा रहा है क्योंकि आज से सीबीआई फुल एक्शन में आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री से जुड़ा बड़ा अपडेट है। आज सीबीआई ट्विशा के पति समर्थ सिंह से पूछताछ करेगी। समर्थ सिंह की रिमांड का चौथा दिन है। तीनों दिन तक उनसे भोपाल पुलिस की एसआईटी ने समर्थ सिंह से पूछताछ की है। अब आज सीबीआई पूछताछ करेगी। सीबीआई ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह से भी आज पूछताछ कर सकती है। इससे पहले कल सीबीआई ने केस भोपाल पुलिस से टेक ओवर कर लिया। अलग से एफआईआर भी दर्ज की गई। ट्विशा के लिए लड़ाई चल रही है और अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और इसकी जांच पर सभी को भरोसा है। इसके बाद कल ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की। कल रात को समर्थ सिंह को लेकर पुलिस उनके घर गई और सीन को रिक्रिएट किया गया। सवाल उठता है कि समर्थ आखिर क्या छिपा रहे हैं, जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने हैं। जब उनसे पूछताछ होगी तब क्या सच सामने आएगा। इतना ही नहीं, गिरिबाला सिंह से भी सीबीआई पूछताछ करने वाली है। तो कुल मिलाकर इस मामले में अब फैक्ट फाइंडिंग का जिम्मा सीबीआई पर है। सीबीआई पता लगाएगी कि आखिरकार कैसे मौत हुई है ट्विशा की। ट्विशा की डेथ मिस्ट्री में अब सीबीआई की एंट्री हो चुकी है, लिहाजा जांच किस दिशा में जाएगी, सीबीआई क्या कुछ निकाल पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सीबीआई ने अब तक क्या क्या किया है, ये आपको डिटेल दे दें। सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया और अलग से एफआईआर दर्ज की। जांच शुरू कर दी है और आज समर्थ से पूछताछ की तैयारी है। इस पूरे केस को सीबीआई के एसपी राजबीर सिंह लीड कर रहे हैं, जबकि डीएसपी निशु कुशवाहा को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया गया है। इसके साथ ही सीबीआई एक्शन में भी आ गई है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन हुआ है। सास और पति से पूछताछ की तैयारी है। इस मामले में दहेज प्रताड़ना और हत्या का केस दर्ज किया गया है। हम ट्विशा के परिवार को इस बात का बहुत संतोष है कि ये ऐसा मामला हुआ जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय स्वयं संज्ञान में लिया। पिछले 8-10 दिन से जो भी घटनाक्रम चल रहा था वो निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने संज्ञान में लिया। और दूसरा उन्होंने बोला कि हम इस बात से भी सेटिस्फाइड हैं कि मध्य प्रदेश शासन ने खुद इनिशिएटिव लेकर के इसमें सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिक्वेस्ट की थी और वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए के आदेश हो चुके हैं। उनका कंसर्न ये था कि अब मामला जल्दी से जल्दी सीबीआई को हैंडओवर कर देना चाहिए, क्योंकि एक फेयर एक निष्पक्ष जांच हो सके, इसलिए जल्दी से जल्दी सीबीआई इसको टेक ओवर करे, जो हम भी कह रहे थे। अब ट्विशा डेथ केस में सीबीआई ने अलग से एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में क्या क्या खास बातें हैं ये भी आपको बता देते हैं। 12 मई को ट्विशा की मौत भोपाल में उसके ससुराल में हो गई। आरोपी नंबर 1 उसका पति समर्थ सिंह है, जबकि आरोपी नंबर 2 उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह है। एफआईआर में फांसी लगने से मौत की बात भी है। मानसिक प्रताड़ना का जिक्र है, शरीर पर चोट के निशान की बात है, गर्भपात का दबाव बनाने का भी जिक्र है। इतना ही नहीं, शारीरिक प्रताड़ना का एंगल भी शामिल है। दहेज की मांग, मारपीट का शक और ट्विशा का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की बात भी एफआईआर में लिखी है, क्योंकि शिकायत में ट्विशा के घर वालों ने कहा है कि जब वो गर्भवती हुई तो पति और सास ये कहकर तारे मारते थे कि ये बच्चा किसी और का है। बीएनएस की धारा 82, धारा 85 और 35 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही इसमें दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 भी लगाई गई है। इस मामले में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार हर प्रकार से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ ने उनसे खास बातचीत की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर्वोच्च न्यायालय का, जिन्होंने हमारे उस पक्ष को ध्यान में रख करके निर्णय दिया है कि मध्य प्रदेश सरकार हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ न्याय के लिए कदम से कदम मिला के चलने को तैयार रहती है। हम अपने लिए, जैसे उनने कहा कि सीबीआई की जांच करो, हमने त्वरित गति से सीबीआई के लिए पत्र दिया और माननीय न्यायालय ने जो इस बात को अप्रिशिएट किया, मैं आपके माध्यम से न्यायालय का प्रति आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और ये हमारी सरकार के काम करने की कार्यशैली है। ट्विशा शर्मा की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की, इन्हीं दो सवालों के बीच ये हाई प्रोफाइल केस झूल रहा है। सीबीआई ने अब ये केस टेक ओवर तो कर लिया है, लेकिन यही तो अहम सवाल होंगे जिनके जवाब सभी को चाहिए। इनके अलावा सीबीआई के सामने और क्या क्या सवाल हैं ये भी आपको बता दें। तो पहला तो यही कि क्या ट्विशा ने सुसाइड किया, और दूसरा सवाल, क्या उसे सुसाइड के लिए उकसाया गया।
तीसरा सवाल यह है कि क्या ट्विशा का मर्डर किया गया। चौथा सवाल यह है कि ट्विशा ने अगर सुसाइड किया तो क्यों किया। पांचवा सवाल यह है कि अगर ये मर्डर था तो मोटिव क्या था। और छठा सवाल यह है कि सास और पति का क्या वाकई में उसकी मौत में कोई रोल है। सीबीआई जांच को लेकर ट्विशा की फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स क्या कहते हैं, ये भी आप सुने। तो हमें पूरी उम्मीद है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन अब होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो हमें लगता है वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो हमें पूरा विश्वास है उस पर। हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा केस यहाँ तक पहुंच गया है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन अब और ज्यादा बढ़ गई है। रही बात न्याय की, जिस दिन हमारी लड़की को न्याय मिल जाएगा, जिस दिन दोषियों को सजा मिल जाएगी, हम उस दिन मानेंगे कि हमको अच्छी तरीके से न्याय मिल चुका है। आप खुद देखिए, जब वो ब्यूटी पार्लर जा रही है, कोई लड़की अगर इतना डिप्रेशन में होगी वो ब्यूटी पार्लर जाएगी। वो ब्यूटी पार्लर से इतना खुश लौट के आई है, वो अपने मायके आने की तैयारी कर रही थी ना। अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन में होता है तो वो ब्यूटी पार्लर या वो खाने तक की नहीं सोच सकता, तो वो मतलब इतना कैसे सोच सकता है कि वो कर ले, वो मतलब सुसाइड कर ले। आपको लग सकता है ऐसा? हमें यही उम्मीद है कि हमारे बच्चे को जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच वो निष्पक्ष जांच हो और उसको जो मतलब अपराधी हैं उनको सजा मिले। हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, देखिए अब इस मामले में क्योंकि अब मामला कोर्ट में चला गया है तो दोनों ही पक्ष से बहुत ज्यादा अब बयानात सामने नहीं आएंगे। अब सारी नजरें सीबीआई पर टिकी हुई हैं। आज का दिन इस केस के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है? अनुराग के पास एक बार फिर हम चलेंगे। आपको बता दें, सीबीआई ने चूंकि अब इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है और ट्विशा की जो पति हैं, अब उन्हें जहां पर ये पूरी घटना घटी, सीन रिक्रिएशन के साथ साथ अब सवाल जवाब का सिलसिला समर्थ सिंह से शुरू होगा। बात चंडीगढ़ की, जहां का बुडेल इलाका सिलेंडर ब्लास्ट से दहल उठा। एक के बाद एक 3 सिलेंडर में हुए अचानक धमाके से आसपास हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। धमाका इतना भीषण था कि कई मकानों की दीवारों में दरारें आ गई। पहला धमाका होते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले जोरदार ब्लास्ट हुए। धमाकों की आवाज दूर तक सुनाई दी। सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से कई मकानों में आग लग गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और सीआरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। हो गया भाई। हो गया भाई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब जबरदस्त धमाका हुआ। ये उस धमाके की तस्वीर है। 3 सिलेंडर एक के बाद एक फटे और भीषण आग की लपटें यहां से उठने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये विस्फोट इतना भीषण था कि जिस घर में सिलेंडर रखे थे वो तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दमकल विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में 6 लोग झुलस गए हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। जिस घर में यह धमाका हुआ वहां करीब 15 गैस सिलेंडर रखे गए थे। ऐसी आशंका है कि इस घर से सिलेंडर को ब्लैक में बेचने का अवैध कारोबार चल रहा था। फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। अब इस मामले में क्या तफ्तीश हो रही है पुनीत? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि ये पुराना इलाका है, चंडीगढ़ का बुड़ैल है ये, और गलियां काफ़ी संकरी हैं, लिहाजा इस वजह से कल फायर ब्रिगेड को अंदर जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं और तमाम जितने भी घायल हुए हैं सब प्रवासी मजदूर थे इसमें। और पुलिस जो है अब ये जांच कर रही है कि क्या यहाँ पर ब्लैक में सिलेंडर तो नहीं बेचे जा रहे थे या छोटे सिलेंडर जो हैं वो तो नहीं भरे जा रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरा जो इंसिडेंट है वो हुआ है। क्योंकि जो मालिक था वहाँ पे दुकानदार, वो खुद घायल है, इसलिए अभी बयान देने की इस पोजीशन में नहीं है। लिहाजा पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है। जैसे ही वो होश में आएगा उसके बाद पूछताछ जो है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन इसकी आशंका जो है वो गहराती जा रही है कि वहां पर ब्लैक में सिलेंडर जो थे वो भरे जाते थे, इसलिए इतनी तादाद में सिलेंडर वहां पर मिले हैं। वो भी तब जब सिलेंडरों की इतनी मारामारी चंडीगढ़ में हाल फिलहाल में देखने को मिली थी। तो इतने ज्यादा सिलेंडर आखिरकार उस छोटी सी दुकान में क्या कर रहे थे, तो इसीलिए पुलिस प्रशासन जो है वो इस दिशा में जांच कर रहा है। जी शुक्रिया आपका पुनीत, तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात करेंगे मुंबई की, जहां सनसनी मची हुई है। यहां मीरा रोड में बकरीद से पहले बवाल हुआ है। सोसाइटी के अंदर बकरा बांधने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थाने पहुंच गया है। हिंदू मुस्लिम पक्ष में तनाव के बाद बड़ी संख्या में सोसाइटी में पुलिस की तैनाती की गई है। सोसाइटी में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों ने कुर्बानी के लिए सोसाइटी में शेड बनाया, जिसका हिंदू पक्ष ने विरोध किया। बाद में नगर पालिका ने शिकायत के बाद शेड को गिरा दिया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि शेड गिराने के बाद कुछ लोगों ने उसे फिर से बांधने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों गुटों में देर रात जमकर बवाल हुआ। तो मुंबई की खबर है, जहां बकरा बांधने को लेकर ये तमाम जो बवाल है वो देखने को मिला है। एक सोसाइटी के अंदर दरअसल शेड का निर्माण करके मुस्लिम पक्ष ने बकरा बांधा था, जिसका विरोध हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था। तो कुर्बानी के लिए शेड की बात हो रही है। सोसाइटी में इसी बात को लेकर तनातनी हो रही है। और ऐसा नहीं है मामला केवल मुंबई का है, इसी तरीके से अब बकरीद तो पूरे देश में मनाई जाएगी। अलग अलग क्षेत्रों से इस तरीके की परेशानियों की खबर सामने आ रही है। मुंबई में ये मीरा रोड का मामला है, जहां कुर्बानी के लिए शेड को लेकर सोसाइटी के लोग आपस में भिड़ गए। सोसाइटी के अंदर बकरा बांधने पर यह विवाद शुरू हुआ। हिंदू संगठनों और बिल्डिंग में रहने वाले स्थानीय नागरिकों के विरोध के बाद कुर्बानी के जो बकरे हैं उनके लिए बनाए गए शेड को हटा दिया गया था। लेकिन तब मुस्लिम समुदाय ने इसका विरोध करना शुरू किया और मामले में पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई। नगर पालिका का कहना है कि बिना परमिशन के शेड लगाने की अनुमति किसी को नहीं है। अगर परमिशन नहीं है, विदाउट परमिशन है, तो महापालिका का काम बनता है। मैंने वार्ड ऑफिसर को उस दिन भी बोला था। और अभी पुलिस अपनी जवाबदारी झटकना नहीं चाहिए, पुलिस ने भी बंदोबस्त देना चाहिए। पुलिस बंदोबस्त देके हम कार्रवाई करेंगे। हमारे पास भेजना चाहिए था महानगर पालिका में। आप परमिशन देने वाले कौन है? तो हम देंगे ना, अगर परमिशन देना है तो। और हमने कोई परमिशन दी नहीं है उनको। अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो कानून और नियमों का सम्मान करते हैं, वो सरकार के नियमों के मुताबिक ही कुर्बानी की रस्म पूरा करेंगे। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि सोसाइटी के नियम सभी त्योहारों और नागरिकों के लिए समान हैं। सोसाइटी के भीतर बकरे को रखने और पशु बलि देने के लिए सख्त खिलाफ है हिंदू पक्ष। जिस सोसाइटी में अगर 4 भी एक्स मुस्लिम लोग हैं, वो लोग बकरे पालने और सोसाइटी में रखना और जगह जगह घुमाने का कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारे हिंदू भाई बहुत ही परेशान हैं। जिससे उनको हेल्थ का इशू, बच्चों में डर का माहौल। और आपको भी पता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो सोसाइटी जिधर पब्लिक रहती है उधर बकरी, भेड़, बकरी, अदर्स चीज़ें बांधी जाए। एनिमल्स में आप सिर्फ 2 ही चीज़ घर में रख सकते हो, या सोसाइटी प्राइमेसेस में रख सकते हो, डॉग या तो कैट। हमने वही सर से बोला कि सर जब अगर इनका परमिशन नहीं है, फिर भी इधर सोसाइटी में विदाउट परमिशन, इधर सोसाइटी का जो चेयरमैन है वो भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। कार्रवाई जो ऐसी घटना कर रहा है, विदाउट परमिशन का सेट बांध रहा है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। और राजेश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। राजेश, ये मसला कितना बड़ा हो गया है और ये कैसे अब सुलझेगा, क्या अपडेट है अभी? देखिए, फिलहाल ये मसला इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि रात में इसमें हिंसा की खबर आई। जो लोग विरोध करने आए थे, वो कहा जा रहा है उसमें से लोगों को ब्लेड मारा गया है और इस वजह से ये बात जो है वो बड़ी हो गई है। पुलिस यहाँ पे सोसाइटी पे तैनात है। ये यहाँ पे जो लोग रहते हैं अब जब वो बाहर निकल रहे हैं तो उनका सामना पुलिस से हो रहा है। और इसके पीछे वजह वही है जो आप लोगों ने बताया कि बकरीद की वजह से यहाँ पे सोसाइटी में बकरे बांधे गए हैं टेम्पररी शेड लगा के। सोसाइटी के लोगों से जो हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि पहले भी बकरे बांधे जाते थे, लेकिन संख्या 4, 5 या 10 होती थी, लेकिन इस बार 70 के 75 की संख्या में बकरे बांधे गए, जिसकी वजह से सोसाइटी में रहने वालों को दिक्कत हो रही है। सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनका कहना है कि बदबू बहुत ज्यादा है और उस वजह से वो खिड़कियां अपनी नहीं खोल पा रहे हैं। सर, क्या नाम, क्या दिक्कत हो रही है? मैं सर उमाशंकर नाग, क्लस्टर 1 का रहवासी। यहाँ पे सर दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे ज़बरदस्ती के बाहर से बकरे लाला बांधे जा रहे हैं। मना करने के बाद ये लोग हमको धमकी दे रहे हैं, क्या करोगे हम बांधेंगे तो।
कोई ज़मीन खा जा रहा है क्या बकरा आपका? अरे भाई क्यों ला रहे हो? ये सोसाइटी रेसिडेंट्स के लिए, बकरों के लिए नहीं है। आप हमको क्यों जानवर के बीच में बांधना चाहते हो? क्या इसी सोसाइटी के बकरे हैं कि आसपास के क्लस्टर 2 के बकरे हैं, फिर नया नगर के बकरे हैं, ये सब अपने आपस जितने रिश्तेदार हैं। जहाँ कहीं परमिशन 2 में नहीं है, परमिशन 2 साल से बंद कर दिया गया, 3 में तो बिल्कुल नहीं है। तो 2 के बकरे इनके जितने हैं वो यहाँ लाके बांध रहे हैं। मतलब यहाँ परमिशन है, लेकिन जो लोग रह रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों के भी बकरे लाके, रिश्तेदारों के भी बकरे ला रहे हैं और इनको परमिशन नहीं है। ना सोसाइटी ने परमिशन दिया है, ना बीएमसी ने परमिशन दिया है, ना ही पुलिस के इंचार्ज ने परमिशन दिया है। पहले बकरे बांधे जाते थे कि नहीं? हाँ, 2018 से चालू था। 19 से हम लोग, इस साल क्या दिक्कत है? पहले 2-4 बकरे 19 से लेके हम लोग लगातार उनको एप्लीकेशन करे कि हम लोग का ऑब्जेक्शन है, हम लोग को सांस की बीमारी हो रही है, आपको वो बकरे का आवाज़ आ रहा है, सब तकलीफ जो है हमारे हम लोग को सहते थे, क्योंकि मेरे फ्लैट को लग के ही था। तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया था, उसकी कभी सुलह हुई नहीं, कभी हम लोग को सोसाइटी ने बुलाया नहीं, चर्चा की ही नहीं। फिर आज की ये तारीख में हम लोग पुलिस यंत्रणा, हमारा जो प्रशासन है उसके पास हम लोग जाते हैं न्याय के लिए, हक के लिए। तो ये गुनाह कहाँ का गुनाह हुआ? ये हम लोग को गुनहगार मान रहे हैं कि ये गुनाह आपने किया है। क्या है ना कल रात में हमने देखा कि हिंसा भी हो गई मैडम यहाँ पे। हिंसा हो गई, हमारे घर पे सुलह होने के बावजूद भी यहाँ पे हिंसा हो गई। तो क्यों हो गई ये हमें भी पता नहीं है। बताया जा रहा है आप लोग को भी धमकी दी जा रही है? हाँ, हमें धमकी दी ऐसे है कि जाहिर है वो जो लोग इस तरीके की कुर्बानी ना देते हैं और ना देखना पसंद करते हैं, इस तरीके का माहौल अगर एक सोसाइटी के अंदर होगा तो एक डर तो पैदा होता है। और वही जो परेशानी है वो निकल कर सामने आ रही है, जो कुमार राजेश के साथ बातचीत में भी आपने सुनी। बहुत शुक्रिया राजेश आपका। और बवाल लखनऊ में भी मचा हुआ है, जहां मलिहाबाद में कसमंडी कला स्थित किले का विवाद गहरा गया है। लखन आर्मी के 15 सदस्यों पर मुकदमा दर्ज होने से पासी समाज के लोगों में बहुत नाराजगी है। पासी समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर तुरंत दखल देने की मांग की है। समाज का कहना है कि अगर वहां लगातार नमाज पढ़ी गई तो वे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। पिछले जुमे की नमाज के दौरान यहां काफी तनाव था। मुस्लिम समुदाय के जुमे की नमाज के दौरान लोगों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने 15 लोगों पर केस दर्ज किया। विवाद के बाद इस किले के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो मलिहाबाद के इस किलानुमे ढांचे को लेकर पासी समाज का दावा है कि ये स्थल महाराजा कंस पासी का ऐतिहासिक किला और शिव मंदिर था। पासी समाज का कहना है कि ये किला 11वीं शताब्दी के प्रतापी नागवंशी राजा कंस का किला है। किले में नाग, फूल और कलश की आकृतियां बनी हुई हैं, जो सनातन हिंदू परंपरा और वास्तुकला का उदाहरण है। वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कब्रिस्तान और मजार बता रहा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इसे राजा कंस ने नहीं, अवध के नवाबों ने बनवाया था और यहां पर लंबे समय से नमाज पढ़ी जा रही है। इधर दिल्ली एनसीआर के कॉलेज छात्रों को विदेशी ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक हाईटेक नेटवर्क का यूपी एसटीएफ ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने ड्रग्स तस्कर गौरव खन्ना को नोएडा से गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कॉलेजेस और हॉस्टल्स पर पढ़ने वाले छात्रों को टारगेट करता था, ऑनलाइन ऑर्डर लेता था और फिर अलग अलग डिलीवरी एप्स के जरिए छात्रों तक ड्रग्स पहुंचाता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये गैंग रैपिडो, ओला, उबर और पोर्टर के जरिए ड्रग्स डिलीवर करता था ताकि किसी को शक ना हो। गैंग के पास से ओजी, बाबा, कोश, चरस, एलएसडी जैसे महंगे विदेशी नशीले पदार्थ के कारोबार के सबूत है, जिनकी कीमत हजारों रुपए प्रति ग्राम तक बताई जा रही है। एसटीएफ ने गौरव खन्ना को ग्रेटर नोएडा के परी चौक इलाके से गिरफ्तार किया। अब उसके तार कहां से जुड़े हुए हैं, पूरी टीम इस मामले की जांच कर रही है। वहीं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम का दुरुपयोग कर नकली सामान बेचने वाले गिरोह का बड़ा पर्दाफाश किया है। क्राइम ब्रांच ने शहर के 3 गोदामों पर छापा मारकर भारी मात्रा में नकली सिगरेट, चाय पत्ती और ब्रांडेड कंपनियों के नकली मिल्क प्रोडक्ट बरामद किए हैं। पुलिस जब रेड करने गोदाम पर पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गई। गोदाम में सिगरेट के साथ साथ घी, बीड़ी, फेविक्विक, मसाले, पान मसाला, चाय की भूसी समेत भारी मात्रा में नकली सामान स्टोर किए गए थे, जिसे ग्राहकों की डिमांड पर सप्लाई किया जाता था। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने करीब 20 लाख के नकली सामान को जब्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पता चला है कि सभी सामान राजस्थान में बनाए जाते थे और वहां से अहमदाबाद लाकर इन्हें बेचा जा रहा था।
अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो मार्केट में उपलब्ध बड़े बड़े जो एफएमसीजी ब्रांड्स हैं उनका डुप्लीकेट माल मार्केट में बड़ी मात्रा में फ्लोट कर रहा था। ये डिज़ाइन और पैकेजिंग को चुरा के और पूरा अगर आप देखें तो इस तरह से उसके डुप्लीकेट जो पैकेट्स हैं वो बना करके मार्केट में जो है बेच रहा था। डिटर्जेंट्स वगैरह कोई भी ब्रांड ऐसी नहीं है जो बाकी बची हो। और फेमस डिटर्जेंट ब्रांड्स यहाँ पे आप देखिए, जितनी भी फेमस डिटर्जेंट ब्रांड्स हैं उस सबके डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट हैं वो फर्जी पैकिंग्स में बना करके मार्केट में सप्लाई की जा रही थी बड़ी मात्रा में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और ये मसाले की ब्रांड है, घी के जो प्रोडक्ट हैं वो भी डुप्लीकेट पैकिंग में बेचे जा रहे थे। अमूल के और भी जो पैक हैं यहाँ पे मिले हैं बड़ी मात्रा में। यहाँ अगर आप देखेंगे इस प्रकार से बड़ा जत्था जो है वो क्राइम ब्रांच के हाथ लगा है। ये तो प्रोडक्ट जो यहाँ पड़े हुए दिखे हैं सामने, ये जो गाड़ी आपको दिख रही है ये पूरी गाड़ी जो है ये इन डुप्लीकेट पैकेजिंग किए हुए प्रोडक्ट से भरी पड़ी है। कुल मिलाकर के बताया जा रहा है 25 लाख से ज़्यादा का सामान है। फिलहाल क्राइम ब्रांच ने उन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लिया है और ये सारे सैंपल्स ले करके फूड एंड ड्रग लेबोरेटरी में जांच के लिए भी भेजे गए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में आरबीआई से 8 करोड़ 70 लाख रुपए की चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ। चोरी करने वाला बैंक का ही एक कर्मचारी निकला जो 15 साल से यहां काम कर रहा था। 13 जनवरी को वहां 2 मजदूरों के साथ सफाई के लिए आरबीआई खजाने में गया और वहां से कचरे के बॉक्स में करोड़ों के नोट भरकर बैंक से निकाल गया। 4 महीने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। चोरी का सीसीटीवी भी सामने आया जिसमें वो पैसे से भरा हुआ बक्सा ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। बक्से में 8 करोड़ 70 लाख रुपए थे। उसने चोरी के इन पैसों से गाड़ी और बंगला खरीदा। एक महिला सहकर्मी को भी उसने करीब 28 लाख रुपए दिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 2 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामद किया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उसने पैसे और कहां खर्च किए इसकी भी जांच हो रही है। तो बड़ा सवाल तो ये है कि इतने महीने भी क्यों लग गए। अगर सीसीटीवी फुटेज पहले ही खंगाला जाता तो शायद ये तस्वीर भी सामने निकलकर पहले ही आ जाती। सोचिए जरा, आरबीआई में ही डाका डाल दिया। कर्मचारी कितना शातिर निकला, बक्से में पैसे भरकर यहां से वो बाहर निकला है। और अब खबर जम्मू कश्मीर की, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। गुलमर्ग में बीच हवा में रोपवे खराब हो गया। करीब 300 पर्यटक हवा में ही अटक गए। रोपवे की केबिन अचानक रुकने के कारण अफरा तफरी मच गई। हवा में फंसे हुए पर्यटक चीखने लगे, चिल्लाने लगे। फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हवा में तैर रहे 62 केबिन में फंसे हुए लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को सेना के जवानों ने अंजाम दिया। हादसे के वक्त रोपवे की केबिन में बंद सैलानियों के लिए हर पल कितना कठिन होगा, कितना भारी होगा, इसका अंदाजा लगाएं। सोमवार दोपहर 12:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक यानी करीब 4.5 घंटे तक हवा में ही ये लटके रहे। जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला। किसी का भी कोई बाल भी बाका नहीं हुआ। बड़ी खबर राजस्थान से, जहां झुंझुनू इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने कार को बुरी तरह से रौंद दिया। ट्रक ने पहले डिवाइडर तोड़ा, फिर कार को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह से पिचक गई। कार में बैठे हुए 5 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ओवर स्पीड होने की वजह से ट्रक ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल छूट गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कार से टक्कर के बाद ट्रक सीधा टोल बूथ में जा घुसा। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। कार सवार सालासर बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे थे। पठानकोट में चोरों के हौसले बुलंद हैं। उन्हें किसी का भी खौफ नहीं है। आए दिन लूट की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत एक मामला सामने आया जिसमें एक युवक पर पीछे से आ रहे 2 युवकों ने ईंट से हमला कर दिया, फिर उसका फोन लेकर यहां से फरार हो गए।